अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज जो है हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करना है अपना ई कैट के लिए, जो कि है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम। आप पास पेपर उठा के देखो यूनिवर्सिटी टेस्ट के, आपको उसके अंदर इसमें से एमसीक्यूज ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी आपका यूज़ होगा। ठीक है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी इस चैप्टर से आपने मदद लेनी है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना ताकि आगे के लिए हेल्पफुल हो जाए। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, जस्ट वीडियो देखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा देखो, मैं जो भी लिखवाऊँ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, ताकि जब आपका यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाए तो आपको पूरा लेक्चर ना देखना पड़े एज इट इज़। जस्ट आप अपने जो है वो अपनी कॉपी खोलो, अपने नोट्स को पढ़ लो और आपको सारा क्लियर हो जाए। कौन कौन से टॉपिक है बराबर में चल रहे हैं ये पढ़ेंगे। अच्छा, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे जो ग्रुप है ना वो बन गए हैं, इसकी जो फीस है वो 4,500 है। अब फ़ायदा क्या है ग्रुप में ऐड होने का? देखो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसके वहाँ पर आपको टेस्ट मिलेंगे, एमसीक्यूज बुक्स मिलेंगी, जिससे आप सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। शुरू में नंबर आ रहा होगा, इसी पे कांटेक्ट करो। 4,500 फीस है पूरे साल के लिए, और बुक्स वगैरह सब इसी के अंदर शामिल है, कोई भी अलग से फीस नहीं है, सिर्फ यही फीस है। तो ऐड हो जाओ, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे मिलते रहेंगे। ठीक है, और गैस पेपर वगैरह, मतलब गैस पेपर से मुराद मेरी ये है कि जो पास पेपर है वो हम ग्रुप में सॉल्व करेंगे। चलो अब यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है? बहुत एक आसान जो है वो ये एक टेक्निक है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या ये ठीक है या नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी बात सुनो, अब आपके पास एक मार्कर मैंने बना लिया है। अब क्या ये मार्कर सही काम कर रहा है या नहीं, पहले मैं इसको चेक करूंगा ना, ताकि फिर इस जैसे मैं हज़ारों लाखों मार्कर बनाऊं। ऐसा तो नहीं है कि एक मार्कर बनाया और फ़ौरन उसको देखकर हज़ारों लाखों बना लिए। अगर कल को खुदा ना खास्ता इसने सही काम नहीं किया तो वो सारे ख़राब हो जाएंगे हमारे, है ना। तो जब भी कोई नई चीज़ बनती है तो उसको उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, उसको चेक किया जाता है कि क्या ये चीज़ ठीक बनी है या नहीं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में जब कोई फॉर्मूला आता है सम का, ठीक है, देखो ये आपके पास एक सीरीज है, नज़र आ रहा है, जिसमें 1 + 2 + 3 + ... + n इक्वल टू n + 1 / 2। अब मेरे पास ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज थी, बात समझ आ गई। अब उस नेचुरल नंबर की सीरीज का सम निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला आया। सम से क्या मुराद है, अभी मैं ये करके भी दिखाऊंगा कि इन 3 नंबरों को सम करूंगा तो क्या आएगा। अब देख के तो मैं इन तीनों को सम कर सकता हूं, लेकिन इसी तरह से अगर 100 नंबर होते तो मैं क्या करता, n की वैल्यू रखता और मेरे पास 100 नंबर का सम आ जाता। अब क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं, इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले को मैं कैसे प्रूफ करूंगा? इस फॉर्मूले को मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से प्रूफ करूंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन आपको ये बताता है कि जो आप फॉर्मूला लेकर आए हो सीरीज का सम निकालने के लिए, क्या वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। अगर वो फॉर्मूला ठीक है तो फिर आप इस फॉर्मूले की मदद से कितने भी नंबरों का सम निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे सर ज़रूरत क्या है फॉर्मूले की, हम देख के काउंट कर लेते हैं। चलो ठीक है, लेकिन अब मैं यही नंबर लिख दूँ 1 से लेकर 100 तक, और फिर आप देख के काउंट कर सकते हो। चलो फिर भी शायद आप देख के काउंट कर लो, मगर कितने घंटों लग जाएंगे ना 1 से लेकर 100 तक के नंबर निकालने में, और फिर मिस्टेक होने के चांसेस भी कितने हैं। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि डायरेक्ट फार्मूला बना लिया जाए जो 1 से लेकर 100 तक के नंबरों का सम निकाल दे। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये फार्मूला बन गया। अब आप यहाँ 100 रखो, यहाँ भी n की वैल्यू 100 रखो, सॉल्व करो तो 100 नंबर का सम क्या होगा नेचुरल नंबर के लिए, ये आपको पता चल जाएगा। फॉर्मूला ठीक है या नहीं ये प्रूफ होगा मैथमेटिकल इंडक्शन से। चलो अब यही बात देखो इंग्लिश में लिख दी है मैंने, जो मैंने उर्दू में बताई। इट इज़ अ मेथड, ये मेथड है, एक तरीका है ऑफ प्रूविंग, प्रूविंग यानी चेक करने का, स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, या फॉर्मूला, फॉर्मूलास। इससे आप मुख्तलिफ फार्मूलास चेक कर सकते हो, सिर्फ नेचुरल नंबर का नहीं। आपके पास एक सीरीज है जो क्यूब की है, उस क्यूब की सीरीज को निकालने के लिए, उस क्यूब की सीरीज का सम निकालने के लिए आपने एक फार्मूला बनाया। क्या वो फार्मूला ठीक है या नहीं वो भी चेक कर सकते हो। आपके पास एक स्क्वायर की सीरीज है, उस स्क्वायर की सीरीज को उस स्क्वायर की सीरीज का सम निकालने के लिए आपने एक फार्मूला बनाया। क्या वो फार्मूला ठीक है ना या नहीं, इससे चेक कर सकते हो। देखो लिखा हुआ फार्मूला आर डेट आर ट्रू, फार्मूला ठीक है या नहीं नेचुरल नंबर के लिए या और भी चीज़ों के लिए। तो इट इन्वॉल्व 2 स्टेप। अच्छा, अब फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए 2 काम आपको करने होंगे। काम क्या है ज़रा ये मेरी बात सुनो। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सबसे पहले आपने n की वैल्यू को 1 रखना होगा। n की वैल्यू को क्या रखना होगा,
एन की वैल्यू को 1 रखना होगा। वेरीफाई दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इनिशियल वैल्यू यूजुअली एन इक्वल टू 1। एन की वैल्यू को आपको 1 रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ भी एन की वैल्यू 1 रखो, यहाँ भी 1। अगर दोनों तरफ बराबर आ जाएं तो इसका मतलब है एक स्टेप ठीक हो गया है, फॉर्मूला अभी तक तो ठीक है, फिर दूसरा स्टेप फॉलो करना होगा। दूसरा स्टेप क्या है, आपने n की वैल्यू को k रखना होगा, फिर n की वैल्यू को k+1 रखना होगा। अब देखो फर्स्ट ईयर के अंदर ये क्वेश्चन तो हर साल ज़रूर आता है। हाँ, इसके पार्ट मुख्तलिफ हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब ई कैट के अंदर आपको पूरे स्टेप्स नहीं करने, आपको छोटी छोटी सी चीज़ें वो पूछेंगे कि भाई हमें मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूफ करना है तो कौन से 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, इनकी क्या वैल्यू रखनी होगी फर्स्ट स्टेप में, बेस केस में इनकी क्या वैल्यू रखनी होगी, वो इस तरह से पूछेंगे। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे फिर तो आप सारे जवाब देते रहोगे, मसला नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम अपना बेस केस चेक करते हैं। बेस केस देखो, मैं पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं इस फॉर्मूले को यूज़ कर कर इन 3 नंबरों का सम निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर बेस केस लगाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लगाते ताकि आपको फील भी तो आए कि हाँ सर समझ में आ रही है बात, आप क्या कह रहे हैं। तो मैंने बात क्या करी, मैंने बात ये करी कि मैथमेटिकल इंडक्शन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें किसी सीरीज़ का सम निकाल के देने का फॉर्मूला सही है या नहीं ये बताता है ना। अब मेरे पास ये सीरीज़ थी, एक मैथमेटिकल साइंटिस्ट ने इस सीरीज़ के सम निकालने के लिए ये फार्मूला बनाया, या आपने ये फार्मूला बनाया। उसने कहा कि आपके पास जो भी सीरीज़ है उसका आप सम निकाल सकते हो इस फार्मूले से। तो हम इसको यूज़ करते हैं, पहले हम देख के निकाल लेते हैं। 3 9 9 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, देखो 1 + 2 तो 9 मेरे पास आ रहा है, इन तीनों नंबरों का सम। अब यही सम अब इस फार्मूले से निकालते हैं। तो n की वैल्यू क्या रखनी होगी, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। तो 3 टर्म्स हैं तो n की वैल्यू हमारे पास होगी 3। इधर पुट करते हैं तो n + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया 1, और सॉरी 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो अब देख लेते हैं क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है 4 12 एक मिनट, ये हमसे गलती हो रही है, ये 9 नहीं आ रहा है, ये 6 आ रहा है। ठीक है, हमने गलती से उसे 9 लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 12 डिवाइडेड बाय 2 यानी 6 आ रहा है। देखो यहाँ भी आपने सम निकाला तो 6 आया, यहाँ भी आपने सम निकाला तो 6 आया, दोनों जगह 6 आ गया। अब इसी तरह से आपके पास 100 नंबर होते तो आप क्या करते, n की वैल्यू 100 रखते और फिर इस फॉर्मूले को यूज़ करके सम आपके पास आ जाता। अब मुझे टेंशन ये हो रही है कि क्या ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं, मैंने 100 नंबरों का सम तो निकाल लिया। तो अब मैं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद लेता हूँ। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बेस क्वांटिटी पुट करता हूँ, बेस केस पुट करता हूँ, बेस केस पुट करता हूँ। अब बेस केस में मैं क्या करूँगा, बेस केस में मैं सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखूँगा। n की वैल्यू 1 रखने से ये दोनों चीज़ें 1 1 हो जानी चाहिए। इक्वल टू की दूसरी साइड भी 1 होनी चाहिए और इक्वल टू की उस साइड भी 1 आना चाहिए। चलो रखते हैं, तो n तो डायरेक्ट 1 आ गया, सही है। 1 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये n भी 1 आ जाएगा। देखो ये दोनों प्लस होके क्या हो जाएंगे 2, यहाँ पे कर लो, तो ये 1 और ये 1 और ये 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 = 1 आ रहा है। यानी ये फॉर्मूला बेस केस को तो सेटिस्फाई कर रहा है। बेस केस को सेटिस्फाई कर रहा से क्या मुराद है कि ये भी 1 है, ये भी 1 है। इसका मतलब क्या है कि हाँ ये फॉर्मूला ठीक है, एक स्टेप इसने फॉलो कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा जो कि आपका कहलाएगा इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप करना है। देखो सिर्फ बेस केस से पता नहीं चलेगा, ठीक है, अगर बेस केस 1 आ रहा है तो इसका मतलब है हाँ आधा काम तो ठीक है, अब फिर आधा आपने आगे चेक करना होगा। तो अब आप पुट करोगे इंडक्टिव केस, इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में आपने क्या करना है, सबसे पहले n = k रखना है। तो ऊपर रख दो k, फिर रख दो k, फिर रख दो k, फिर रख दो 1, फिर रख दो 2। अब आप बोलोगे सर ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो देखो अब हमने क्या करना होगा, अब हमने इसके ऊपर मैथमेटिकल इंडक्शन के जो स्टेप्स फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वो करने होंगे, मगर वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ आप याद रखो, लेकिन वो आपको फर्स्ट ईयर के ई कैट के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा आपको सोल्यूशन निकालने को नहीं देंगे और ना इस तरह से पूछा जाता है। वो बस इतना ही आपसे पूछेंगे जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट का फील आ गया कि क्यों हम मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज़ कर रहे हैं। सही है। अब इसी तरह से आपके पास कोई भी सीरीज़ हो, उसका सम निकालने का आपके पास फार्मूला हो,
तो आप चेक कर सकते हो कि वो फॉर्मूला ठीक है या नहीं मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से। चलो, ये पहली चीज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब हम अपना अगला स्टेप शुरू करते हैं बाइनोमियल थ्योरम का। देखो, बाइनोमियल थ्योरम आपके पास एक ऐसी टेक्निक है जो कि a प्लस बी की कोई भी पावर हो उसको एक्सपेंड करने के लिए काम आता है। बहुत आसान बात करी है मैंने। देखो, आपके पास a प्लस बी की कोई भी पावर है। वैसे तो आपके पास, आपने ये तो याद रखा हुआ होगा ना कि a प्लस बी की पावर स्क्वायर, तो ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या कभी आपके दिमाग में ये आया कि ये चीज़ कैसे आई? ये चीज़ बाइनोमियल थ्योरम की मदद से आई। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम में भी आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। वैसे तो ज़्यादा होते हैं लेकिन 3 जो मेन यूज़ होते हैं वो मैं बताऊंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास क्या करता है कि a प्लस बी की कोई भी पावर हो, मगर वो पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। हम नेचुरल नंबर के ऊपर बात करेंगे, या पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। बात समझ रहे हो? यानी n की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 5, तो ये फॉर्मूले लगेंगे। अगर n की वैल्यू 0 हो गई या 1 से छोटी हो गई, 0 से छोटी हो गई, तो फिर ये फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं होंगे। कब ये फॉर्मूले नहीं लग सकते? अगर n की वैल्यू 0 हो गई तो नहीं लगाओगे आप, क्योंकि फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लगाने की, क्योंकि अगर यहाँ पे पावर 0 हो गई तो ये पूरा 1 हो जाएगा। बात सही है। अगर n की वैल्यू -1 से छोटी हुई, अगर n की वैल्यू -1 से छोटी हुई तो भी आप ये फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू आ रही है -3, तो आप इनमें से कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसी तरह से -2 तो भी नहीं लगा सकते। माइनस में कोई भी नंबर आ जाए आप ये फॉर्मूले नहीं लगा सकते। हाँ, अगर n की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर आ जाए पॉजिटिव में, तो आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। अब लगाओगे कैसे वो मैं आपको सिखाता हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो इस चीज़ को मैं मिटा देता हूँ, यहीं पर मैं आपको फॉर्मूला लगाना सिखाऊंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम क्यों इस्तेमाल हो रहा है? a प्लस बी की कोई भी पावर हो उसको निकालने के लिए। आप बोलोगे सर हमें आपने जब फर्स्ट ईयर पढ़ाई थी तो पास्कल ट्रायंगल पढ़ाया था, क्या इस बार नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ज़रूर पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले बाइनोमियल थ्योरम समझा दूं, उसके बाद पढ़ाऊंगा। देखो, पास्कल ट्रायंगल की कुछ लिमिटेशन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे कि हमें पास्कल ट्रायंगल कब लगाना है कब नहीं लगाना। ठीक है, अच्छा देखो ये हो गया हमारा रिमूव। अब आ जाओ आगे। तो लिमिटेशन के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले हम बाइनोमियल थ्योरम पे आ जाते हैं। सबसे पहले जो बाइनोमियल थ्योरम का सबसे आसान फॉर्मूला आता है वो ये दूसरा वाला है। ये CNC दिखा हुआ है, ये NCR है बेसिकली। NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, ये वही चीज़ है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ही है ये NCR कॉम्बिनेशन है। देखो, NC या R0 है, NC या R1 है, NC या R2 है। तो ये फॉर्मूला है कि अगर आपके पास x प्लस वाई है, आप इसे a प्लस बी भी कह सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आपके पास x प्लस वाई है तो पावर फॉर्मूला क्या होगा, और पावर n है, n यानी कोई भी पावर हो सकती है, तो NC0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस NC1 x n-1। अभी मैं ये फॉर्मूला यूज़ करना भी सिखाता हूँ, टेंशन नहीं लो। y1 प्लस NC2 x n-2 y2 प्लस, अब ये फॉर्मूला अपने पास लिख लो। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला जो यूज़ कर सकते हो, जो कि आपकी बुक में भी यूज़ किया गया है बहुत ज़्यादा, वो ये है। मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करना सिखाता हूँ, ये खुद ही आ जाएगा। x प्लस वाई लिख सकते हो, यहाँ भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, a लो b लो x प्लस वाई लो, कोई एक ही बात है। अच्छा, a प्लस बी की पावर n, तो कैसे खोलोगे फॉर्मूले को? a की पावर n प्लस n। अच्छा, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन लिखने का एक तरीका है। NCR, n और ये c जो है वो इस ब्रैकेट को दिखा रहा है, और ये R1। अब यहाँ पे r की वैल्यू ना खोल के दे दी है, यहाँ पे r की वैल्यू भी खुली हुई थी, यहाँ भी r की वैल्यू खोल के दे दी है। a n-1 b n2 a n-2, और ये याद रख लेना फॉर्मूले। इस तरह से ये पूरा फॉर्मूला आपका आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या ये वाला फॉर्मूला याद है, a प्लस बी की पावर स्क्वायर? बिल्कुल याद होगा। अब मैं इसको यूज़ करके ये नहीं बनाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत आसान है, आप ये खुद भी बना लोगे। मैं आपसे बोलता हूँ a प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला बताओ, बगैर गूगल करे, बगैर बुक खोले, जस्ट ये जो थ्योरम लिखा हुआ है इसको यूज़ करना। तो क्या बता सकते हो? जी बिल्कुल बता सकते हो। देखो, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने के बाद a प्लस बी की पावर में कोई भी दे दूँ आपको, आप बता सकते हो कि ये खुल के क्या बनेगा। a प्लस बी की पावर खुल के क्या बनेगा, ये आप बता सकते हो।
कैसे, चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले तो ये पहचानो कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू आपके पास है 4। r की वैल्यू आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, r की वैल्यू खुद ही दी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये एक जनरल केस है, इसको स्किप करेंगे हम, ये जनरल केस है, ये मैं बाद में समझाऊंगा। यहाँ पर आ जाएंगे डायरेक्ट हम, सही है, जब मैं खोलूँगा तो समझ में आ जाएगी बात। अब चलो इसको करते हैं। आपने n की वैल्यू जब तक पुट करनी है जब तक n r से बड़ा रहेगा। बात समझ आ रही है? देखो फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले में हो क्या रहा है, इधर देखो a की पावर n लिख लिया, सही है। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ता जा रहा है, 1 हो गया, 2 हो गया। अगला केस क्या होगा, अगर मैं अगला केस लिखूं तो n 3 हो जाएगा, सही है। फिर क्या होगा, a देखो n-1 था, n-2, तो आगे क्या होगा n-3। b1 था, b2 हुआ, तो b क्या हो जाएगा 3। देखो इस तरह से आप आगे केस खुद ही लिख सकते हो, आगे की टर्म जो है वो खुद ही लिख सकते हो। बस क्या करना होगा, आपको यहाँ पे बढ़ाना होगा नंबर को, यहाँ पे और यहाँ पे नंबर बढ़ाना है, सही। आर की वैल्यू ऐसे इंक्रीज करनी है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अच्छा, अब एक बात याद रखना, दिमाग में बिठा लो, n की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में जब तक पुट करते रहोगे जब तक n जो है वो r से एक नंबर बड़ा रहेगा। जैसे ही r और n के दरमियान सिर्फ एक नंबर का फर्क आ जाएगा ना, तो आप वैल्यू फिर यहां पुट करोगे। बात समझ आ गई होगी, लेकिन मज़ा नहीं आया, चलो करके देखते हैं। देखो a प्लस बी, अच्छा अब यहाँ पे तो a प्लस बी है ना, लेकिन आगे आपको a की जगह कोई नंबर भी दिया जा सकता है, या कोई यहाँ पर x की जगह कोई b की जगह कोई वेरिएबल दिया जा सकता है, तो उसमें घबराना मत। चलो अब a तो मेरे पास a ही है, तो एज इट इज आ गया। n क्या है 4 आ गया, सही है, प्लस n क्या है मेरे पास 4। अब देखो n और 1 के दरमियान में एक नंबर का फ़र्क तो नहीं है, एक नंबर से ज़्यादा का फ़र्क है, यानी मैं इसको रख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ an-1 और b एज इट इज आ गया। अच्छा, अब अगली टर्म लिखते हैं, n क्या है 4 और 2। देखो n और 2 के दरमियान, यानी 4 और 2 के दरमियान एक नंबर का फ़र्क तो नहीं है ना, एक नंबर से ज़्यादा का फ़र्क है, तो यानी इस टर्म को भी मैं लिख सकता हूँ, a आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया और ये 2 आ गया, सही है। अच्छा, अब अगला केस क्या होगा, अगला केस होगा आपके पास क्यूब का, है ना। देखो 3 आएगा ना, तो 3 लिखते हैं, मगर यहाँ पे मैं अगर 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख रहा हूँ और यहाँ पे 3, तो नंबर एक नंबर का फ़र्क आ गया, है ना। तो जब एक नंबर का फ़र्क रह जाएगा ना, तो फिर आप ये यूज़ करोगे। बात समझ के आ गई, ये एक नंबर का फ़र्क रह गया तो अब ये यूज़ करोगे आप। तो चलो इसको यूज़ करते हैं और इसको लिखते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये क्या आपके पास जो है वो निकल कर आ रहा है। चलो अब इसको यूज़ करते हैं और इसको मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। चलो तो इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब एक नंबर का फ़र्क रह जाएगा ना, तो फिर आप ये यूज़ करोगे, सही है। अगर यहाँ 5 होता, यहाँ 3 होता, तो मैं क्या करता, a5 - 3 b3, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, आपको कि कोई भी फॉर्मूला एक्सपेंड करना हो तो वो इजीली कर सकोगे इस तरह से समझने के बाद। अब एक नंबर का फ़र्क रह गया है, यानी n जो है वो r से जस्ट एक छोटा रह गया है, तो अब आप ये यूज़ करोगे। n आ गया 4 - 1, ठीक है। तो इसको भी करोगे तो देखो 3 आएगा, 4 और 3, सही। तो बात समझ आ रही है ना, जब भी मैंने वो रुकवाया। फिर a एज इट इज आ जाएगा, b क्या होगा 4 - 1 और फिर आएगा प्लस bn जो कि 4 हो गया। ये आपने खोल लिया। अब इसको जो है वो बस एक स्टेप और करो और इसका आपका हो जाए a की पावर 4। अब देखो NCR आपको निकालना आता है, मैं कैलकुलेटर में भी सिखा देता हूँ, साइंटिफिक में भी सेम तरीके से यूज़ होगा, ठीक है। चलो 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऐड आ रहा है हमारा कैलकुलेटर पे, इस ऐड को मैं हटा दूँ फिर आपको सिखाऊँ। अच्छा ये देखो आपने क्या करना होगा, 4 है ना पहले, तो 4 लिखना होगा, सही है। देखो 4 है तो 4 लिखना होगा, फिर शिफ्ट दबाकर ये दबाना होगा, फिर 1 दबाना होगा, सॉरी 1। समझ में आ गई बात कैसे करना है। सबसे पहले 4, फिर शिफ्ट, ये लिखा हुआ है देखो NC आ जाएगा और फिर 1, ये 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ सॉल्व कैसे होगी, कैलकुलेटर से 4, और इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर अलाउ होता है। फिर आ गया A3B, सही है। उसके बाद फिर दूसरा आ जाता है, सेम होगा काम, अब 1 की जगह पर आ जाएगा 2, तो ये हो गया 6,
6a² b²। सही। अब ये वाला आ जाएगा 3, तो ये 4 आ गया अगेन 4। ए एज इट इज़ आ गया, b की पावर क्यूब आ गई प्लस b³। देखो अब यही आपको याद करना पड़ता तो कितना मुश्किल हो जाता, लेकिन आपने कितनी आसानी से निकाल लिया। और आप इसे वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो a की पावर 4 प्लस 4a³ प्लस b प्लस 6a² b² और 4ab³ प्लस 1 b की पावर 4 है, क्यूब नहीं है भाई 4 है, ऊपर 4 लिखा हुआ था ना। तो देख लिया आपने। अब आपका ये काम है कि a प्लस b की पावर 5 ये आपने इस फॉर्मूले की मदद से निकालना है। ठीक है, जो मैंने तरीका बताया उसको स्टेप को फॉलो करना। जब तक 5 जो है वो छोटा ना आ जाए, जब तक 5 जो है वो एक r से छोटा ना आ जाए, आप आगे खोलते रहना टर्म्स को, जैसा मैंने सिखाया। एक बार और इसको देख लेना पीछे ले जाके वीडियो को, तो जो आपको एक्सप्लेन नहीं हो रहा था शायद वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। अब हम इसी चीज़ को जो है ना, ये जो ऊपर वाली चीज़ हमने निकाली है, इसी चीज़ को हम निकालते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब इस फॉर्मूले में आपको कोई ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या करो, n की वैल्यू पुट करते रहो और फिर आपका खुद ही आंसर आ जाना है। ये वाला करके मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब बताना, अगर लिख सको तो लिख देना। चलो a प्लस b की पावर 4, अब इस फॉर्मूले की मदद से करते हैं। तीसरा फॉर्मूला भी मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, जब तक n और c की वैल्यू बराबर नहीं, n और r की वैल्यू बराबर नहीं आ जाती, आप ये लिखते रहना। सही है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 4, c की वैल्यू 0, x की वैल्यू, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ये x और y हो गए, x और y। सही है, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। सही है, फिर प्लस, जब तक ऐसे नहीं आ जाता ना, आप टर्म्स लिखते रहना आगे। ये बहुत आसान है, ये सबसे आसान केस है इसका। तो उसके बाद आपके पास क्या है, 4c1x 4 - 1 और 1। ठीक है, प्लस 4c2x 4, ये देखो n-2। देखो यहाँ भी पैटर्न फॉलो हो रहा है कि देखो n के साथ आगे जाके माइनस होता जा रहा है 1 1 करके, और ये जो y की पावर है बढ़ती जा रही है, y0 y1 y2 करके। इससे आप पैटर्न समझ लोगे तो पूरा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या है, y2। ठीक है, अभी भी हमारे पास बड़ा है, तो y3x। अब देखो 3 वाली टर्म आपके पास नहीं लिखी हुई, अब बनानी कैसे ये देखो। n यानी n तो एज इट इज आ जाएगा, c यहाँ 2 है तो वहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ x के ऊपर n-2 है तो वहाँ क्या होगा n-3 और y2 है तो y3 हो जाएगा। देखो इसको देख लो, बात समझ आ जाएगी। 4 है, ठीक है, देखो 4 एज इट इज आ गया, c एज इट इज आ गया, 2 था 3 हो गया, y 4 - 2 था 4 - 3 हो गया, y 2 था तो 3 हो गया। अच्छा अब आपके पास आ गया n c r और वो सेम हो गया, तो अब यहाँ पर आप रुक जाओगे। ठीक है, और ये वाली चीज़ पुट कर दोगे, जब आपके पास ये सेम आ जाएगा ना, n c r दोनों सेम हो जाएगा, n और r सेम हो जाएगा, तो फिर आप क्या कर दोगे, ये चीज़ पुट कर दोगे आखिर वाली, यानी x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 4। बस अब यहाँ आप रुक जाओगे। अब आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लो ये ज़्यादा आसान है ना। अच्छा NC0 ये 1 के बराबर होता है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो ये 4 आ गया, ये 0 आ गया, तो 1 के बराबर है। ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेना, पता चल जाएगा। यहाँ क्या आ गया, अब देखो x की वैल्यू 4 तो ये तो ऐसे आ जाएगा, y की वैल्यू 0 यानी 1, उसको लिखने की क्या ज़रूरत है, और ये आगे वाला 1 लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसे ही रहने दो। अच्छा NC1 4 आएगा, y की वैल्यू क्यूब, और सॉरी x की वैल्यू क्यूब, y की वैल्यू जस्ट y। इसके बाद ये आ जाओ 2, तो ये हो गया प्लस 6 और x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक है,
फिर आ गया आपके पास 3, तो 4 आ जाएगा। x की पावर 1 y की पावर क्यूब, फिर ये आ जाएगा। देखो ये 1 के बराबर होता है, 4c4 1 के बराबर होता है। जब भी n और r की वैल्यू सेम हो जाएगी तो वो 1 के बराबर आ जाता है। तो 1 आ गया, x की वैल्यू 0 यानी 1, तो y की वैल्यू 4, आंसर। अब देखो वेरीफाई हो गया, जो ये निकला था इस फॉर्मूले से वही इस फॉर्मूले से भी निकला। फर्क क्या है, वहां हमने a यूज किया था, यहां हमने x यूज करा। समझ लो x इक्वल टू a है, y इक्वल टू b है। अब चेक करो, a आ रहा है, x आ रहा है, पावर 4 आ रही है, 4 आ रही है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, a पे क्यूब आ रहा है, x पे क्यूब आ रहा है, b पे 1 आ रहा है, y पे 1 आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, x पे a पे स्क्वायर, x पे स्क्वायर, y पे स्क्वायर, b पे स्क्वायर, 4x y पे क्यूब, b पे क्यूब, और प्लस b पे 4 y पे 4। देख लिया, बात समझ आई, डाउट क्लियर हुआ, बाइनोमियल यूज़ करना आ गया। अच्छा एक फार्मूला और है, वो मैं फार्मूला लिखवा देता हूँ। अब उस फार्मूले को आप खुद से भी यूज़ कर सकते हो, आप इतने सेल्फ सफिशिएंट हो गए हो कि अब आपको बाइनोमियल आ गया है। चलो फार्मूला लिख लो उसको, 3 फार्मूले हैं, तीनों याद रखना, और सबसे आसान वो वाला है, आखिर वाला, जो भी आसान लगे वो यूज़ कर सकते हो। कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है कि यही वाला यूज़ करना या वो वाला यूज़ करना। मगर आप ई कैट के लिए काम कर रहे हो तो तीनों याद रख लेना, किसी से भी पूछ लेते हैं। अच्छा इसकी टर्म के लिए भी एक फार्मूला होता है, मैं उम्मीद करूँ कोशिश करूँगा वो भी बता दूँ आपको। अच्छा बोर्ड थोड़ा हमारा स्टिकी हुआ हुआ है, मेरे साथ साथ लिखते रहो ताकि टाइम भी सेफ हो, बाद में फिर आपको अलग से रोक के लिखना ना पड़े। अच्छा चलो मैं ज़रा खोल लेता हूँ उस फार्मूले को। देखो मैं x की टर्म में लिखूँगा x प्लस वाई पावर n इक्वल टू x के पावर n प्लस n x n माइनस 1 y। इसमें अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है ना तो भी ये निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें nc का चक्कर ख़त्म हो गया, ठीक है। n माइनस 1 और ये 2 का फैक्टोरियल x n माइनस 2 y का स्क्वायर, ठीक है, प्लस n। बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ पर ना फॉर्मूला खुला हुआ है, NCR का जो फॉर्मूला होता है ना वो खोल के लिखा हुआ है, वहाँ पर खोल के नहीं लिखा हुआ था। अगर आप NCR का फॉर्मूला लिखो तो वो ऐसे ही खुलेगा। अब इसके बाद मैं आपको पास्कल ट्रायंगल कराऊंगा। सही, ये हो गया। देखो अब आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, ये दोनों तुम्हें तो कैलकुलेटर चाहिए था ना, मगर कैलकुलेटर के ये फॉर्मूला लगा सकते हो, x की पावर n, और इसको भी प्रूफ कर सकते हो 4 रखकर, n x n माइनस 1 y। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, n माइनस 1 और 2 का फैक्टोरियल आ गया इजाफी, लेकिन देखो x के साथ क्या हुआ, -1 था तो यहाँ -2 हो गया, यहाँ y1 था तो y2 हो गया। अब यहाँ देखो ये पूरी चीज़ एज इट इज आ गई, x n माइनस 1 और n माइनस 2 और 3 फैक्टोरियल हो गया, यानी यहाँ 1 फैक्टोरियल होगा, यहाँ 1 फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अगर चौथी टर्म लिखनी है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, और क्या होगा, n माइनस 1 n माइनस 2 है ना, तो वहाँ n माइनस 4 हो जाए, n माइनस 3 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको y की पावर 4 तक टर्म लिखनी है, y की पावर 4, तो कैसे लिखोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 4 का फैक्टोरियल x n माइनस 4 y की पावर 4, ठीक है। अब 5 वाली टर्म लिखनी है तो कैसे लिखोगे, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 5 फैक्टोरियल। देखो मैं अगर लिखना सिखाऊं तो ऐसे लिख लो, n माइनस 4 x n माइनस 4 y 4 और 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। नहीं 4 नहीं आएगा बल्कि 5 आएगा, क्योंकि जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर आ रहा होता है ना, तो 5 आएगा। सही है, समझ गए ना। अब कोई सी भी टर्म लिखनी हो आप लिख सकते हो, इतने आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हो यहाँ पर, ठीक है। और फिर आखिर में जाकर ये लिखना है, ठीक है, आखिर में जाकर ये लिखना है। जब आपके पास ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगी ना, तो फिर बस आखिर में y लिखना है और उसके ऊपर जो भी पावर है n की वो लिख देना है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हो। अब एक और केस है बाइनोमियल को सॉल्व करने का, वो है पास्कल ट्रायंगल। मगर पास्कल ट्रायंगल ना मसला ये है कि वो आप इंटीजर पे लगा सकते हो, मतलब वो आप जब तक पावर सिंगल डिजिट है ना तो लगा सकते हो, जब डबल डिजिट होगी तो नहीं लग पाएगा, मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना। तो चलो पास्कल ट्रायंगल सिखाता हूँ डिटेल में ले जाकर। तो स्टूडेंट अब शुरू करते हैं पास्कल ट्रायंगल को, और बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी टर्म निकालनी है उसको,
और अगर n की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो फिर कैसे आप निकालोगे, मतलब एक्सपेंड कैसे करोगे, इसको करते हैं। सबसे पहले पास्कल ट्रायंगल, जो कि बहुत बच्चों वाली चीज़ है, उसको करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या करना है पास्कल ट्रायंगल में 1। देखो ये पास्कल ट्रायंगल भी आपको यही मदद करेगा कि ये a प्लस बी की कोई भी पावर हो उसको निकालने में, यानी उसको एक्सपेंड करने में मदद करेगा, ठीक है, इसको एक्सपेंड करने में मदद करेगा। तो सर आप बोलोगे सर पे बाइनोमियल थ्योरम क्यों यूज़ कर रहे हैं, देखो वो भी एक टेक्निक है, ये भी एक टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लस्सी बनानी है तो आप अपने जो है वो हाथ से भी बना सकते हो इस तरह से घुमा घुमा के, और उसको कोई मिक्सर में डाल दो, उधर भी बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप इस टेक्निक को भी यूज़ कर सकते हो। ये टेक्निक जो है वो थोड़ी सी आसान है, लेकिन जब तक आसान है जब तक n की वैल्यू सिंगल में रहेगी, ठीक है, सिंगल डिजिट में रहेगी। जैसे ही n की वैल्यू डबल डिजिट में जाएगी ये टेक्निक मुश्किल हो जाएगी, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम की तरफ जाना पड़ेगा। सही, सबसे पहले क्या करना है, 1 लिखना है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है इधर इधर, ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल नजर आएगा, जब भी तो इसे ट्रायंगल बोलते हैं। देखो 1 लिखा आपने, 1 को एज इट इज उतार दिया, 1 को एज इट इज उतार दिया। अब क्या किया आपने, दोबारा 1 लिखा। अच्छा याद रखना a प्लस बी की पावर 0 होगी यहां पर, ठीक है। यहां पर n की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, n की वैल्यू यहाँ 0 होगी, ठीक है। देखो n है ना, क्यों, देखो अंदर कुछ भी है x प्लस वाई कुछ भी है, लेकिन पावर 0 आ गई तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा। आपने पढ़ा है ना, किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है, चाहे वो होल की पावर 0 क्यों ना हो। तो यहाँ भी यही केस लग रहा है भाई, होल की पावर 0 हो रही है तो 1 आ रहा है, ठीक है। चलो इतना समझ आ गया। अच्छा अब आगे आ जाओ, 1 एज इट इज उतार दिया। अब क्या होगा, 1 प्लस 1 यहाँ 2 आ गया, और दोबारा 1 एज इट इज उतर गया। इन दोनों को प्लस करके आपने ये लिख दिया, और दोबारा 1 एज इट इज उतर गया। तो ये क्या था, a प्लस बी की पावर 1, यानी n इक्वल टू यहाँ पर आपको मिला 1। अच्छा अब देखो अब क्या हुआ, 1 एज इट इज उतर गया, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो, इन दोनों के बीच में लिख दो 3, इन दोनों के बीच में भी लिख दो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, और 1 एज इट इज उतर गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या हो गए, a प्लस बी की पावर स्क्वायर, है ना। अब ए बी सी में अभी लिखूंगा, उसको टेंशन नहीं लो, ए बी सी में अभी लिखूंगा, वो अभी मैंने लिखा नहीं है लेकिन वो लिखूंगा। अच्छा तो यहाँ पर आ गया आपका a प्लस बी की पावर क्यू। अच्छा अब आगे चलते हैं, तो यहाँ 1 आ गया, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो, इन दोनों को प्लस करके इसके बीच में लिख दो, इन दोनों को प्लस करके इसके बीच में लिख दो, और 1 एज इट इज उतार दो। अब देखो जैसे जैसे मैं नंबर आगे लेके जाता जा रहा हूँ ये ट्रायंगल बनाना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा था कि ये सिर्फ सिंगल डिजिट तक तो चलता है, फिर जब बड़े नंबर आ जाते हैं ना फिर ये ट्रायंगल बनना मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए टाइम लेने लग जाता है, क्योंकि आप बीच में से शुरू कर ही नहीं सकते, इसको आपको पूरा ऊपर से नीचे आना पड़ता है, तो ये भी एक मसला है इसके लिए। तो यहाँ पर a प्लस बी की पावर 4 आ गया। अब नीचे करते हैं, तो ये 1 आ गया, ये कितना हो जाएगा आपके पास 5, ये कितना हो जाएगा आपके पास 10, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये 1 एज इट इज उतर गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी की पावर 5, ठीक है। ट्रायंगल चल रहा है। अब इसी तरह से 6 लिख लो, a प्लस बी की पावर 6। अब 6 तो खुद लिख सकते हो ना, क्या करना है 1 एज इट इज उतार लो, इन दोनों को प्लस करके बीच में लिख दो 6, इन दोनों को कर दो 15, इन दोनों को कर दो 19, इन दोनों को कर दो 13, और इन दोनों को कर दो 5, और ये 1 इधर एज इट इज आ गया। देखो ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना किस तरह जा रहा है, ठीक है। अच्छा अब हमने a प्लस बी की पावर 4 अभी थोड़ी देर पहले बाइनोमियल थ्योरम से निकाला, पास्कल ट्रायंगल से निकालते हैं। अब करना क्या है आपने, देखो यहाँ पर a की पावर वो लिखो जो यहाँ पर दी हुई है, और b की पावर 0 से शुरू करो। बात समझ आ रही है, देखो यहाँ भी यही कर सकते हो कि a की पावर वो लिखो जो दी हुई है, और b की पावर 0 से शुरू करो। यहाँ भी यही कर सकते हो, a की पावर वो लिखो जो दी हुई है, और b की पावर 0 से शुरू करो। अब क्या करना है, a की पावर को कम करते रहो, b की पावर को बढ़ाते रहो, यानी a की पावर में 1 कम करते रहो, b की पावर में 1 बढ़ाते रहो। कैसे, a की पावर क्या है यहाँ पे, a की पावर यहाँ हो जाएगी 1 कम हो गया 3, और b में 1 बढ़ जाएगा तो 1। तो देखो सम तो दोनों का 1 ही रहेगा, सम तो दोनों का 4 ही रहेगा, इधर भी सम 4 है, मगर यहाँ क्या हुआ, मैंने a में से 1 कम कर दिया, b में 1 बढ़ा दिया। यहाँ भी ऐसे ही करो, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, 3 था तो 2 हो गया, 1 था तो 2 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, a में से 1 कम हो जाएगा, b में 1 बढ़ जाएगा, आखिर में आके a 0 हो जाना है और b 4 हो जाना है। अच्छा b 0 1 के बराबर होता है, हटा दो, a 0 1 के बराबर होता है, हटा दो,
तो ये वही चीज़ नहीं आ गई जो हमने बाइनोमियल थ्योरम से खोला था फॉर्मूला। तो देखा, बाइनोमियल से खोलो या पास्कल से खोलो, आंसर सेम रहना है, बस ये है कि मेथड बदल जाएगा। तो देखो a की पावर 4, 4 a क्यूब b1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। 6 a की पावर स्क्वायर b की पावर स्क्वायर, और फिर आपके पास ये गलती हो गई, ये 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। अब देखो अगर मैंने यहाँ गलती करी है तो वो गलती नीचे भी गई होगी, तो हमें उसे नीचे भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो उसे ठीक करते, 1 5 आ गया, ये 5 आएगा, ये 4 नहीं आएगा। मैं जब भी बोलूँ यहाँ मुझे लग रहा था कि इधर कोई गड़बड़ जा रही है, यहाँ पर ये 6 होगा, बस बाकी कोई गलती नहीं है। तो ये पास्कल ट्रायंगल में ये होता है कि अगर एक गलती आप ऊपर करते हुए चले गए तो फिर वो आगे गलती कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। बाकी सही है अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी कोई मसला नहीं है। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा यहाँ भी फिर प्रॉब्लम आई होगी ना, इन दोनों को किया होगा तो ये 14 आया होगा, ठीक है। चलो तो ये पास्कल ट्रायंगल आप मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने समझा दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, a स्क्वायर b1, a1 b स्क्वायर और a0 b क्यूब, ये फार्मूला तो आपको याद भी होगा। तो देखो b0 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 हटा दो, और a0 है तो 1 हो जाएगा, तो डायरेक्ट b क्यूब हो जाएगा। समझ में आ गया पास्कल ट्रायंगल से कैसे निकलेगा, थ्योरम एक्सपेंड कैसे होगा पावर। चलो यही समझानी थी मैंने आपको बात को। अब इधर आ जाओ, बाइनोमियल थ्योरम का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें तो आपको पूरा खोल के लिखना पड़ रहा था ना थ्योरम को, मगर आपको कोई बीच वाली टर्म चाहिए, तो बीच वाली कोई भी टर्म चाहिए वो इसकी मदद से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इधर समझो, मुझे ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली टर्म चाहिए, तो क्या मैं दोबारा पूरा का पूरा थ्योरम खोलूँ? नहीं, ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैं देखूंगा यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो भी है यहाँ पर पुट करूँगा, मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू जो भी होगी पुट करूँगा, ये चीज़ आ जाएगी, लेकिन r की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पहचानते हैं, यहाँ n की वैल्यू क्या है, 3 है ना, 3 है ना, और r की वैल्यू क्या है, 1, r की वैल्यू 1 है ना, नहीं बल्कि 1 यहाँ होगी, यहाँ 2 होती है, हाँ यहाँ 1 ही होती है r की वैल्यू, सही है। अब देखो ये टर्म निकालना है मुझे, बीच वाली टर्म निकालनी है, तो और टर्म निकालते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, n की वैल्यू 2 नहीं हो गई, n की वैल्यू मेरे पास हो गई 3, तो यहाँ पुट करो। तो r की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ये टर्म कौन सी है, r की वैल्यू क्या बनेगी, 1। देखो r की वैल्यू 1 बन रही है ना, r की वैल्यू 1 बन रही है ना, मैंने आपको बताया ना r की वैल्यू कैसे निकलती है, r की वैल्यू 0 फिर 1 2 3 इस तरह करके चलती है। तो 1 + 1 इक्वल टू टर्म दूसरी हो जाएगी, तो 3 1 और x। अब मज़े की बात यह है कि n की वैल्यू ये वाली नहीं रखोगे, ये वाली रखोगे आप, वरना अगर ये वाली रखी तो फिर तो वो कुछ और ही आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4 रखना होगा, n की वैल्यू 4, ठीक है। n की वैल्यू वही रखोगे जो दी हुई है यहाँ पे, सही है। चलो अच्छा, क्लियरिटी आ गई। तो ये कितना आ गया, 4 - 1, और ये आ गया आपके पास 1। इसको ज़रा कर लो, तो 2 इक्वल टू ये आपके पास 4 आ जाना है और 3 आ जाना है, 1 आ जाना है, ये लो देखो ये आ गई। अब वो एक्स वाई की फॉर्म में इसलिए आया क्योंकि मैंने वो एक्स वाई लिखा हुआ है। अगर a = x कर लो और y = b कर लो तो क्या हो जाएगा, a और b। देखा, आपने कोई भी टर्म निकालनी है वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जस्ट n पता होना चाहिए और r पता होना चाहिए आपको। देखो 4 4 a क्यूब b1 b की पावर 1, देखा। तो ये कोई भी टर्म निकाल सकते हो आप, बाइनोमियल थ्योरम में कोई भी बीच वाली टर्म निकाल सकते हो। हाँ बस ये है n की वैल्यू पता होनी चाहिए और r की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो हम इसकी मदद से कर रहे हैं ना, इसके लिए कर रहे हैं ना, तो इसलिए n की वैल्यू 4 रहेगी, 3 नहीं रहेगी। वो तो मैंने इसलिए लिख दी थी क्योंकि ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि n की वैल्यू यहाँ क्या बन रही है, क्योंकि आपको पता है n r से माइनस होकर आ रहा है, यहाँ n r से माइनस हुआ है, तो इसीलिए n पीछे क्या था, 4 था ना, इसीलिए। चलो बात समझ आ गई। अब यहीं तक रखते पास्कल ट्रायंगल को। मैं फिर कह रहा हूँ अगर ये लास्ट वाली लाइन गलत है तो इसे ठीक कर लेना, क्योंकि मेरे पास जो है ना वो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 1 5 10, हाँ ये भी 10 आएगा, ये भी गलत हुआ है क्योंकि हमने वो नंबर गलत लिखा था ना, तो ये भी गलत हुआ 10, ठीक है। अब इसको सही करते हैं, 1 6 15 20 15, अब सही है। अब ये लास्ट वाला भी सही हो गया। तो एक गलती अगर आप करोगे तो वो गलती आगे भी दोहरा दी जाएगी, जैसे मैंने यहाँ पर एक गलती कर दी थी, इसको गलत नंबर लिख दिया था, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल समझ में आ गया, आई होप कोई परेशानी नहीं हुई होगी इसको समझने में। अब जो यहाँ पर मैंने जो है वो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर दिया, अभी जो कुछ टाइम पहले फॉर्मूला लिखा हुआ था पास्कल ट्रायंगल के टाइम पर
उसमें यहाँ नेगेटिव था, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव था, तो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, आसान कर दिया ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। देखो अगर n की पावर नेगेटिव है तो बाइनोमियल थ्योरम तो नहीं लग सकता, तो अब आप उसको एक्सपेंड कैसे करोगे? अब आप उसको एक्सपेंड इस तरीके से करोगे अगर पावर नेगेटिव हो। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि यहाँ शुरू में माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस माइनस हो उससे कोई मसला नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा, मगर यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 1 होना चाहिए, सही। तो अब आपके पास जो n की वैल्यू है वो 0 से छोटी है, यानी -1, -2, -3 है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? इस सिचुएशन में अगर आपको एक्सपेंड करना है तो वो इस तरह से एक्सपेंड करोगे। अब मैं ज़रा इसको एक्सपेंड करने का तरीका सिखाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल समझ लो, इसको यहाँ पे पहले फॉर्मूला देख लो। सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर n x और 1 का फैक्टोरियल। अब देखो n यहाँ था तो यहाँ भी आ गया। अब इजाफी क्या होगा? n में -1 हो जाएगा, -1 हो गया, सॉरी +1 हो जाएगा, +1 हो गया, 2 का फैक्टोरियल आ गया, x का स्क्वायर हो गया। अगला क्या आएगी अगली टर्म? देखो n+1 ये एज इट इज आ गया। अब n+2 हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा। इसको फिर चौथी टर्म लिखनी है तो क्या होगा? n+1 और n+2, ये तो पहले से ही आ गया। अब इजाफी क्या होगा? n+3 और 3x का 4 हो जाएगी और 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और इसी तरह ये मज़ीद आगे चलता रहेगा। अब इसको एक सॉल्व करते हैं, एक सवाल करते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अच्छा, याद रखना n-1 है, तो जब आप यहाँ पर n पुट करोगे ना तो वो माइनस नहीं पॉजिटिव पुट करोगे। फॉर एग्जांपल देखो n की वैल्यू दे दी आपको -2, तो अब देखते हैं ये एक्सपेंड कैसे होगा। तो क्या होगी आपके पास? 1 - x और पावर -2। लेकिन जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, यहाँ पे पुट करोगे तो n की वैल्यू पॉजिटिव रख के पुट करना, वरना क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी। चलो करके दिखाता हूँ। तो ये 1 आ गया और ये क्या आ गया? माइनस पॉजिटिव n आ गया। n की वैल्यू पॉजिटिव रख के सॉल्व करना, नेगेटिव नहीं। यहाँ नेगेटिव हो चुका है, लेकिन फॉर्मूले में जब रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू रखना। x एज इट इज आ गया, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, +2, 2 + 1 और 2 का फैक्टोरियल x की पावर स्क्वायर +2, देखो 2 आ गया, 2 का फैक्टोर 2 + 1 आ गया, 2 + 2 आ गया और x का क्यूब आ गया और 3 का फैक्टोरियल आ गया। इसी तरह ये आगे भी चलेगा, लेकिन मैं यहीं तक जा रहा हूँ। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। 1 हो गया, 2x हो गया, सही है। इधर सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेटर से कर लो या एज इट इज़ कर लो, मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? 6, तो ये 3x² हो जाएगा। अब ये सॉल्व करोगे ना, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 4 आएगा। कैसे ज़रा देख लो, 2 × 2 + 1 3 + 4 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल 4 आ रहा है, ठीक है। 4x की पावर क्यूब, इसी तरह से क्या होगा? 5x की पावर 4 + 6x की पावर 5, इसी तरह ये आगे चलता रहेगा। समझ में आ गया किस तरह से एक्सपेंड होगा? देखो पावर नेगेटिव थी, बाइनोमियल थ्योरम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने इस तरह से एक्सपेंड कर लिया। एक और तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है कि यहाँ पर इसे पॉजिटिव कर दिया जाता है इनको, और यहाँ नेगेटिव लगा दिया जाता है, यहाँ नेगेटिव। तो वो जो पहले मैंने लिखा हुआ था वो इस तरह से था, फॉर्मूला जो पहले मैंने लिखा हुआ था वो इस तरह से था। फिर मैंने कहा थोड़ा आसान कर देता हूँ ताकि उसको करने में आसानी हो जाती है, तो इसको याद रखना। अच्छा, अब एक और छोटा सा है, उसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो स्टूडेंट, एक छोटा सा फॉर्मूला मुझे आप लोगों को और कराना था, वो ये है बाइनोमियल सीरीज़ में जनरल टर्म का फार्मूला। अब देखो मैं इसको मज़ीद बहुत डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले वाली चीज़ें मैं बहुत डिटेल में ले जा चुका हूँ। इस फार्मूले को याद रखना। अगर आपसे कह दिया जाए ना बाइनोमियल सीरीज़ है, एक बाइनोमियल सीरीज़ दी हुई है, उसमें जनरल टर्म निकाल लो, तो ये फार्मूला होगा, ठीक है। ये फार्मूला होगा जिसमें आपको n की वैल्यू, ठीक है, और r की वैल्यू गिवन होगी। n की और r की वैल्यू गिवन होगी। आपने क्या करना होगा? आपने जस्ट इधर पुट करके निकाल लेना होगा। n, n-1, n-2, n - r + 1 और r की पावर स्क्वायर r का फैक्टोरियल। तो ये आपकी बाइनोमियल सीरीज़ का जनरल टर्म का फॉर्मूला, कोई भी जो एक टर्म है वो आप निकाल सकते हो इसकी मदद से, ठीक है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, r और n गिवन किया जाएगा। तो जनरल सीरीज़ में अगर बोल दिया जाए बाइनोमियल सीरीज़ से जनरल टर्म फॉर्मूला है, तो इसको यहीं तक रखते हैं।
एक और टॉपिक भी है इसके आगे का, लेकिन वो आ रहा नहीं होता है ज़्यादातर ना MCQs में, तो इसलिए वो टॉपिक मैं रहने दे रहा हूँ। बाकी जो मेन टॉपिक थे इस टॉपिक के, मतलब इस चैप्टर के, मैंने करा दिया है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी मज़ीद एक्सप्लेनेशन की तो मैं पार्ट 2 डाल दूँगा, उसमें मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगा चीज़ों को। तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। अगर ना आया हो तो पूछ लेना, मैं गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं मैं उनको टेस्ट बना के ज़रूर सेंड कर दूँगा इसका, तो इसका टेस्ट ज़रूर देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।